नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष बिष्ट। आज कोविड-19 के कारण देश और दुनिया की जो हालात हुई हैं, उसका प्रभाव डेंटिस्ट्री पर भी पड़ा है और पिछले कई दिनों से डेंटल प्रैक्टिस अपने नॉर्मल स्विंग में नहीं है और डेंटिस्ट्री के प्रोटोकॉल्स को लेके काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, चाहे वो हाइजीन प्रोटोकॉल हो या पर्सनल प्रोटेक्शन की प्रोटोकॉल हो या फिर स्टेरिलाइजेशन की। और लोगों की बात से ऐसा लग रहा है कि मानो डेंटिस्ट्री में इससे पहले कोई प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता ही ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारी डिजीज़ आज से पहले भी आई हैं, स्वाइन फ्लू, सार्स, एवियन फ्लू और एड्स जैसी बीमारियां बहुत बहुतायत हैं। और स्टेटिक्स के आधार पर देखें तो आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में ये सारे मरीज हैं और सोसाइटी में हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस से पहले ये सुनिश्चित करता हो कि ये एड्स पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि लक्षण के आधार पर हम नहीं जान सकते कि एड्स पॉजिटिव है या नहीं है, या हेपेटाइटिस ए, बी या सी पॉजिटिव है या नहीं है, या ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है, क्योंकि एड्स का भी इंडेक्स विंडो पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि तुरंत साइंस एंड सिम्टम उसमें आएँ। और ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस की संख्या का आंकड़ा आप लगा सकते हैं कि लाखों की संख्या में ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं जो इफेक्टेड हैं और कैरियर भी हैं। कोविड-19 से बचने के लिए निश्चित तौर पर सुरक्षा इंतजाम हमें करने चाहिए। जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसका अनुपालन करना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम क्या करते थे? अगर कोविड-19 को भूल जाएं, 3 महीने पहले चले जाएं, तो 3 महीने पहले हम क्या प्रोटेक्शन करते थे बाकी डिजीज़ के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, एड्स के लिए और बाकी नॉर्मल फ्लू के लिए। तो उन सब का हम अगर चर्चा करेंगे तो कोई कंक्लूजन पर निकलेंगे कि क्योंकि इतिहास से ही इंसान सीखता है और कुछ नई बातें समझ में आएंगी कि कैसे करना है। और जहाँ तक हम बात करें पीपी की, हम बात कर रहे हैं पीपी में बाकी इक्विपमेंट के साथ साथ जो कवरऑल है या फिर गाउन की बात कर रहे हैं, उसकी स्टेरिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, उसको कैसे पहनना है और उसके बाद कैसे उसका निस्तारण करना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकल चीज़ है। बात बार बार आ रही है कि ड्रॉपलेट के थ्रू ये इन्फेक्शन फैलता है और एरोसोल के थ्रू फैलता है। तो एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में बात आ रही है, ख़ास तौर पर डेंटिस्ट्री की उसमें बात आ रही है कि एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर डेंटिस्ट्री में काफ़ी सारे होते हैं। अगर चाहते हुए ना चाहते हुए भी वो होते ही हैं, उनको हम एकदम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये पिछले 3 महीने से ही एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स हो रहे हैं? पहले एरोसोल नहीं होता था, क्यों? पहले हम सक्शन यूज़ करते थे, इंट्राओरल सक्शन या फिर बाकी और तरीके जो एरोसोल को मिनिमाइज़ करता था, प्रोटेक्शन शील्ड का यूज़ करते थे। लेकिन ऐसा क्यों कि बहुत इतने हाइप से दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है आपस में, मतलब हमारी फैटर्निटी में भी बात हो रही है या इसके बाहर भी बात हो रही है कि एरोसोल 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 एयरबॉर्न डिजीज और भी रही हैं। तो उन एयरबॉर्न डिजीज़ को कैसे हम उसको फाइट करते थे? ये निश्चित है कि कोविड-19, जिसको हम कोरोना वायरस कह रहे हैं, नोवल कोरोना वायरस, ये नया वायरस है, सिंगल आरएनए स्ट्रक्चर है और इसके बारे में ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी इससे पहले की बात हम करें तो कैसे हम प्रोटेक्ट करते थे अपने आप को, अपने पेशेंट्स को डेंटिस्ट्री में, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि हम आज तक जिन सुरक्षा इंतजामों से सुरक्षित रहे हैं, अपने पेशेंट्स को एक सेफ़ इन्वायरमेंट में, एक इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट में हमने हमेशा सर्विस दी है, तो वो हम आगे कैरी ऑन कर सकें। कुछ नई चीज़ों से सीखते हुए और पुरानी चीज़ों का अनुभव लेते हुए कुछ एक ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इस चीज़ का निकालें। तो एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर, ईएनटी अगर सेक्शन में हम जाते हैं, ईएनटी अगर ओरल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, थ्रोट एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी एरोसोल जनरेट होगा। पेशेंट को खांसी आ सकती है, तो वहाँ पर कितने इक्विपमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे इम्यूनिटी का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। खुद की इम्यूनिटी हमें बढ़ानी होगी। कि मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने विचार शेयर करें और ग्रुप में आए हुए, बाकी जगह से आए हुए मैसेज को रिसीव एंड फॉरवर्ड या तो उनको पढ़ें, उसका कंटेंट क्या है उसके संदर्भ में रेफरेंस दें, तभी वीडियो या फिर कोई भी चीज़ जारी करें। और ख़ुद अपने अपने विचार रखें इसमें। मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे सब लोग वीडियो क्लिप बना के पोस्ट करें कि उनका क्या विचार है, उन्होंने क्या इस बीच क्या स्टडी किया, क्या रिसर्च पेपर्स के माध्यम से जाना, या क्या उन्होंने खुद फील किया। कई लोग पेशेंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं, क्या दिक्कतों का सामना उन्होंने किया या फिर क्या प्रोटोकॉल वो अपना रहे हैं, ताकि हमारे ग्रुप के बाकी लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।